हेलो एवरीवन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सेकेंड यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट की बेसिक डेफिनेशन को समझ लिया कि बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन को हमने कवर किया कि प्रोजेक्ट कितने तरह का होता है, और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है और क्यों प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने सारी चीजें कवर कर ली। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये जानेंगे कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो हमें रखने होते हैं ताकि उससे हम अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग कर सकें, अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेलिंग कर सकें, किसी भी थर्ड पर्सन को अपने प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स को जो है बता सकें, जो प्रॉज है कौन से, वो सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे मेन चीज है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें कवर करना होता है, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। तो इसीलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो he कह रहा था significance of a project report as discussed above makes it clear that there is no substitution for business plan or project report and there are no shortcuts to prepare it. The more concrete and complete project report not only serves a roadmap but also earn the respect of outsiders who support in making and running an enterprise. जब भी आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप आपके एंटरप्राइज के लिए एक रोड मैप का काम तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो थर्ड पर्सन, वो आउटसाइडर्स, वो दूसरे लोग जो आपके साथ आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट इन द सेंस वो आपका सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें भी ये क्लियर होता है कि हाँ इस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत अच्छा है और इस इंडस्ट्री का प्लान आउट बहुत अच्छा है, ये इंडस्ट्री आगे चल के बहुत ग्रोथ करेगी। तो कहीं ना कहीं उनको उनको आपकी ग्रोथ के साथ साथ अपना ग्रोथ दिखता है, जिसकी वजह से वो आपके सपोर्ट में आके खड़े रहते हैं, वो हर समय आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी एक आउटसाइडर्स की तरह है, ठीक है, वो हमारे इंटरप्राइज का एक पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा आउटसाइडर है जो हमारे इंटरप्राइज में फाइनेंशियल काम करता है। तो अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अगर हमने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाया तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर अगर उसको लगता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो चीजें रखी गई हैं वो बिल्कुल सही है और इसका स्कोप बहुत अच्छा है, प्लान आउट बहुत अच्छा है और ये इंडस्ट्री, ये इंटरप्राइज फ्यूचर में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो उसे 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 भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में अच्छा फील होगा, क्योंकि उसे भी ये लगेगा कि हाँ जो भी हम फंड प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्री को, वो फंड हमारा लॉस नहीं होगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए रोड मैप को प्रिपेयर करता है कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे, क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे, उन रिसोर्सेज के साथ कैसे हम वाइंड अप करके अपनी इंडस्ट्री को चलाएंगे। और सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है कि जो भी इंटरप्रेन्योर के अलावा जो भी एडिशनल मैन पावर है या फिर जो भी आउटसाइडिंग रिसोर्सेज है जिनसे हम सपोर्ट ले रहे हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज, वो सारे के सारे मैन पावर जो है हमें असिस्ट करते हैं। क्यों असिस्ट करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्लान है, हमारा जो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर हमारे रिपोर्ट में लिखा हुआ। अगर हमारा विजन ऐसा है कि सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो फेल आउट हो जाएगा, बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा, तो बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे, ना तो कोई मैन पावर हमारे सपोर्ट में आएगा, ना कोई मैनेजिंग अथॉरिटी में हमारे सपोर्ट में आएगा। तो कहने का मतलब वो इंडस्ट्री लगने से पहले ही बन गई। तो जो प्रोजेक्ट वो होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों का सपोर्ट लेने में, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने में और अपनी कंपनी को स्मूथली रन कराने में।
तो अभी अगर हम उनके कंटेंट्स की बात करेंगे, वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिन्हें हमें अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। तो गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड कंटेन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज general information. General information means the profile information of entrepreneur. जो भी entrepreneur है, जो भी ओनर है, उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, नाम, एज, उसका एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उसमें हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि जो भी इस एंटरप्राइज का एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर की टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस फील्ड में उसकी एक्सपीरियंस है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी क्या एज है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की रहती है। नेक्स्ट है प्रमोटर इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें इसमें, मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उस एंटरप्रेन्योर की जनरल इंफॉर्मेशन तो रहेगी, साथ ही साथ प्रमोटर इंफॉर्मेशन भी रहेगी, जो ये उसमें ये मेंशन करेगी कि जिस फील्ड के लिए हम अपना एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं, क्या उस फील्ड के रिगार्डिंग हमारी क्वालिफिकेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हम प्रमोटर इंफॉर्मेशन में फीड करते हैं, जो कि इंटरप्रेन्योर से ही रिलेटेड होती है। थर्ड है लोकेशन। लोकेशन में हमें बेसिकली ये बताना होता है कि जो एंटरप्राइज हम लगा रहे हैं, ठीक है, वो रेजिडेंशियल एरिया में लगा रहे हैं या फिर किसी सिटी से बाहर कहीं आउटसाइड लोकेशन पे लगा रहे हैं। जो हम लैंड यूज कर रहे हैं अपने एंटरप्राइज के लिए, वो लीज पे ले रखा है या फ्री होल्ड है या फिर हमारा खुद का परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपने लोकेशन वाले कंटेंट पे सारी चीजें मेंशन करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की अगर बात करें, तो हम अपने रिपोर्ट में ये प्रॉपर्ली बताते हैं कि जो लैंड है, वो लैंड हमारा लीज पे लिया हुआ है या फिर हमारा खुद का है। और दूसरी चीज, उस लैंड का जो एरिया है वो रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है। कंस्ट्रक्शन जो हम लैंड यूज कर रहे हैं अपने एंटरप्राइज के लिए, उस लैंड में से कितना परसेंट एरिया कंस्ट्रक्शन में यूज होगा, मतलब सपोज करिए आपने 10,000 एरिया अपने एंटरप्राइज के लिए यूज किया है, तो उसमें से 10,000 एरिया कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5,000 4,000 एरिया को जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, बाकी एरिया जो है ऐसे ओपन एज ओपन प्लेस की तरह उसमें ऐसे मान लीजिए आपका जो प्रोडक्शन मटेरियल है उसको वहाँ रखने में या फिर और चीजों में उसको यूज करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग में यही तरह लैंड एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, cost of construction, detailed plan and estimate along with plan layout। जो आपका कंस्ट्रक्शन है कैसा है, आप कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, टीन सेट से बनवाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, कितना उसका कॉस्ट आएगा, डिटेल प्लान एंड एस्टिमेट्स along with प्लान लेआउट। तो इससे ये सारी चीजों का इसका लैंड एंड बिल्डिंग के कॉस्ट के रिगार्डिंग हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सभी चीजों का कॉस्ट हम फाइनली जब ऐड करेंगे तो हमारे इंडस्ट्री का जो ओवरऑल सेटअप का कॉस्ट आएगा, वो जो है लास्ट में फाइनली कंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें प्लांट एंड मशीनरी। तो जो भी मशीनरी हम लगाना चाहते हैं वो हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, कौन सी मशीनरी लगा रहे हैं, उसका मॉडल क्या है, उसकी क्या वर्किंग होगी, किस तरह उसको यूज करेंगे, उसकी क्या कैपेसिटी है, एक मिनट में कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देगा वो, ठीक है, कितना मैन पावर उसके लिए चाहिए, किस टाइप के टेक्निकल मैन पावर उस मशीनरी के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें मेंशन कर देते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो जो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, वो प्रोडक्शन का प्रोसेस हम अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस, प्रोसेस चार्ट, टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, प्रोडक्शन प्रोग्राम। इसमें बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसकी पूरी डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग इन द सेंस, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें इनपुट साइड पे किस किस टाइप के रॉ मटेरियल चाहिए, किस किस क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और उन उन
उन रॉ मटेरियल्स को जब हम मशीन पे अप्लाई करते हैं या फिर मशीनरीज को फॉरवर्ड करते हैं, तो उन उन मशीनरीज को वो सारे के रॉ मटेरियल किन किन क्वांटिटी में कितने कितने देर में प्रोवाइड करने होते हैं, कैसे कैसे हमें वो सारे रॉ मटेरियल मशीनरी को देने हैं, तो सारे स्पेसिफिकेशन जो है हमें प्रॉपरली अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में मेंशन करना होता है, और आउटपुट साइड में हमारा क्या प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो सारी चीजें हमें इसमें मेंशन करनी होती हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी। मीन्स यूटिलिटी मीन्स वो सारे रिसोर्सेज जो आपको अपने इंटरप्राइज को, अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि वाटर, पावर, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट एस्टिमेट्स, सोर्स ऑफ यूटिलिटीज। तो जो बेसिक यूटिलिटीज जैसे वाटर और पानी हो गया, बिजली हो गया, और अगर आपको भाप चाहिए तो उसके लिए आप कुछ स्टीम के रिगार्डिंग कुछ बॉयलर्स यूज कर लीजिए, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर अगर चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ इक्विपमेंट्स यूज करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपको जो बेसिक यूटिलिटीज है वो आपको अगर चाहिए तो सारी चीजें अगर आप उसमें मेंशन करिए, और उनकी क्या कॉस्टिंग है वो भी आप मेंशन करिए। कॉस्टिंग हम इसलिए हर स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते जा रहे हैं ताकि फाइनली जब हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए तो लास्ट में हमें ये पता चल जाए कि हमारे उस इंडस्ट्री को सेटअप करने का जो ओवरऑल कॉस्ट होगा, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, वो बेसिक वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को मंगाने का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, ठीक है, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। से सपोज करिए आप कोई जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो लोकल मार्केट से लोकल मार्केट में वो रिसोर्सेज अवेलेबल है और उनको आप वहां से परचेज करके उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आप लोकल मार्केट से यूज कर रहे हैं तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के साथ उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज करिए अगर आप उसी 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 मटेरियल को कहीं बहुत दूर से मंगा रहे हैं, सपोज करिए 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर से मंगवा रहे हैं, और उस रॉ मटेरियल को जब आपने ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर होने और आपको डिलीवर होने में सपोज करिए 20 दिन का समय लगता है, तो 20 दिन में हो सकता है वो रॉ मटेरियल खराब भी हो जाए। तो उस रॉ मटेरियल को वहां से यहाँ तक सही तरह से ले आने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है हमें रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़े, या फिर उसको मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़े। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप फूल्स को ऑर्डर करते हैं, आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के लिए आपको फ्लावर्स चाहिए, तो अगर फ्लावर्स आपको लोकल मार्केट से अवेलेबल हो रहे हैं तो आप इजीली कैसे भी उसको मंगा सकते हो, खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनको 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर से मंगवा रहे हैं, उनको आने में 10 या 15 दिन का समय लग रहा है, हो सकता है उन्हें मॉइस्चराइजेशन की जरूरत हो, या किसी केमिकल स्प्रे की जरूरत हो, या फिर रेफ्रिजरेशन की जरूरत हो जिससे वो खराब ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हम प्रोडक्शन जो भी अपना फाइनल प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज कर रहे हैं या क्या कम्युनिकेशन मोड यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगा। Raw material, list of raw material required by quantity and quality, sources of procurement, cost of raw material, tie-up arrangements, if any, for procurement of raw material, alternatives raw material, if any. रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग हमें बहुत सारी चीजें बतानी होती है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, कि हम बेसिकली किस किस टाइप के रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, और वो रॉ मटेरियल किन किन क्वांटिटी में यूज होंगे, ठीक है। और उन रॉ मटेरियल्स को पाने के हमारे सोर्स क्या क्या हैं, वो हमारे लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, या फिर किसी अदर स्टेट से मिल जाएंगे, या फिर किसी अदर कंट्री से मिल जाएंगे। और बेसिकली अगर हम उन रॉ मटेरियल्स को प्रोक्यूर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी से, तो सपोज करिए हमने उनसे परचेज किया, तो आप जिनसे परचेज कर रहे हैं, आप उनसे परचेजिंग के रिगार्डिंग आपके पास कोई टाई अप आपके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट पेपर हो या कोई ऐसा टाई अप हो जिससे ये प्रूफ हो सके कि हाँ आप अपने अपने रॉ मटेरियल के परचेजिंग के लिए आपने किसी इंडस्ट्री से या किसी थर्ड पर्सन से आपने टाई अप किया है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास एक ऐसा अल्टरनेटिव भी होना चाहिए रॉ मटेरियल्स का, कि सपोज करिए आपने जैसे टाई अप किया है, वो आपको सही टाइप का रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन होगी कि वो आपको 1 महीने तक रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इससे आपको प्रोडक्शन इफेक्टेड ना हो, तो इसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव रखना होता है कि
ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप उस अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है रॉ मटेरियल आप जो है मैनेज आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैन पावर। मैन पावर की अगर बात करें तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मैन पावर ऐसे भी होते हैं जो नॉन स्किल्ड मैन पावर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फ्यूल ले लिया, स्वीपर ले लिया, या फिर कोई मेंटेनेंस के रिगार्डिंग स्टाफ ले लिया, तो वो नॉन टेक्निकल होते हैं, चल जाते हैं। लेकिन जो जो मैन पावर मशीनरीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कंट्रोल पैनल पे काम कर रहे हैं, तो उन स्टाफ्स का टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, या फिर वो पार्शली टेक्निकल हो तो भी चल जाएगा। तो हमें हमें अपने अपने इंडस्ट्रीज में, अपने इंटरप्राइज में जो मैन पावर हम यूज कर रहे हैं वो मैन पावर कैसा है, वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, और बेसिकली हम उन मैन पावर्स को कहाँ से वो जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मैन पावर हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए कहाँ से अवेलेबल होंगे। क्या हम लोकल प्लेस से उनको यूज कर रहे हैं, या फिर किसी अदर स्टेट से यूज कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कंट्री से उनको बुला रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है कि जो मैन पावर हम यूज कर रहे हैं कैसी है, और वो मैन पावर हम कहाँ से हायर कर रहे हैं, और बेसिक उनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उनको हम क्या सैलरी देना चाहते हैं, ये भी सारी चीजें हमें उसमें मेंशन करनी होती है। प्रोडक्ट्स, अब अगर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो फाइनली प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब किस किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, उन प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या प्लान है आपके पास, जो मार्केट कंपटीशन है उससे टैकल करने के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। मार्केट, end user of product, distribution of market as local, national, international, trade practices, sales, promotion devices, proposed market research। देखिए, मार्केट को समझने के लिए, ठीक है, आपको मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिस एग्जिस्टिंग मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, चाहे वो लोकल का मार्केट हो, चाहे वो नेशनल मार्केट, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने उस मार्केट को एनालाइज करना, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अपने प्रोडक्ट का सेल कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, दो तरह की कैपिटल है। पहला तो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। जैसे जब भी हम किसी भी इंटरप्राइज या किसी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो जो इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है, वो उस इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन जब आपने इंटरप्राइज को सेटअप कर लिया, तब उसको रन कराने के, उसको चलाने के लिए भी कुछ कैपिटल चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्स सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड और collateral security, nature and extent of credit facility offered and available। जो भी वर्किंग कैपिटल है आपका, जिससे जिस फंड से, जिस पैसे से आप अपनी इंडस्ट्री को रन करा पाएंगे, चला पाएंगे, तो आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है या नहीं, ठीक है, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको एक महीने में अगर अपनी इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं। तो सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, उस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। आप लोकल मार्केट से फंड उठाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उठाएंगे, या फिर अपने कंपनी के शेयर बेच के फंड को रेज करेंगे। नीड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर्ड एंड अवेलेबल। तो ओवरऑल हम अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैसे उस वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे, ये सारी की सारी चीजें मुझे मेंशन करनी होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, break up project cost in terms of cost of land, building, machineries, miscellaneous assets, preliminary expenses, contingencies, and margin money for working capital arrangements for meeting the cost of setting up of the project। ये दो चीजें हैं। यहाँ पे हम एक केस में बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, और एक केस में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट की। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब हमें कुछ पैसा चाहिए कंपनी, कुछ पैसा चाहिए कंपनी लगाने के लिए, और कुछ पैसा चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। तो सपोज करिए हमारे पास 100 रुपए हैं,
तो 100 रुपए में से हमने 70 रुपए लगा दिए कंपनी को बनाने में, उसको सेट करने में, और 30 रुपए का एक्सपेंस आ रहा है हर महीने उस कंपनी को चलाने में। मतलब एक महीने में अगर हम अपनी कंपनी से प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो मैन पावर की सैलरी चाहिए, या फिर जो अदर एक्सपेंसेज है जैसे पानी, बिजली या फिर अदर रिसोर्सेज जो हैं, उन सभी ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी रिसोर्सेज का जो एक्सपेंस है एक महीने का, वो लगभग 30 रुपए है। तो 70 रुपए हमने लगा दिए इंडस्ट्री को सेट करने में, 30 रुपए लगा दिए उसको उसके वर्किंग कैपिटल में, और फिर उस 30 रुपए से जो हमने प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन से जनरेटेड प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो उस 30 रुपए के इन्वेस्टमेंट से हमें 60 रुपए 70 रुपए का जो है कैश इनफ्लो मिलेगा, और फिर उस इन कैश इनफ्लो में से कुछ परसेंट हम अगेन वर्किंग कैपिटल में डाल देंगे। तो इस तरह से हम 30 लगा के 60 अर्न करते हैं, फिर उसको 60 में से फिर 30 लगाते हैं, फिर 60 अर्न करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज होता रहता है, और उसे को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 इयर्स, मतलब आपका प्रोडक्शन क्या कॉस्ट आएगा और आने वाले 10 सालों में आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो इस पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आने वाले 10 सालों में आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आने वाले 10 सालों में जितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, इसी को देखते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देती है, या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जब कंपनी अपने प्रोडक्शन में ना तो प्रॉफिट अर्न करती है ना तो लॉस अर्न करती है। मतलब अगर हमने किसी भी एक महीने में के प्रोडक्शन के लिए अगर 100 रुपए लगा दिया, तो उस प्रोडक्शन से जितना भी सामान निकला उसको बेचने के बाद हमें सिर्फ 100 ही रुपए मिला है। तो कहने का मतलब हमने ना कुछ कमाया ना कुछ गवाया। तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। बेसिकली ये ऐसे सिचुएशंस में अकर हो जाता है जब कंपनी को ये लगता है कि अब तो हम घाटे में जा रहे हैं, तो कंपनी सोचती है चलो कम से कम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ कि कम से कम हमने जो पूंजी लगाई है वो पूंजी निकल जाए, हम घाटे में ना जाए। तो बेसिकली इसके लिए क्या करते हैं, हम आपने देखा होगा कभी कभी कंपनी जो है अपने अपने जो सेलिंग अमाउंट है, सेलिंग अमाउंट में फ्लेक्सिबिलिटी कर देती है। मतलब उसको या तो बढ़ा देती है या तो घटा देती है। तो कभी कभी हमने देखा होगा 10 रुपए का सामान 6 रुपए में मिलने लगता है, 5 रुपए में मिलने लगता है, डिस्काउंट आ जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, कंपनी चाहती है कि मार्केट की सिचुएशन बिगड़ रही है, ऐसा ना हो जितना भी प्रोडक्शन हमने किया वो सब कुछ बेकार हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए। तो क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी कर देती है, अपने प्राइस में वेरिएशन ला देती है। उस वेरिएशन की वजह से ही ना तो उनको प्रॉफिट होता है ना तो उनको लॉस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब अगर बात करें फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अभी तो हमने आपको ऊपर बताया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या हेडिंग्स रखते हैं, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जब फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको उसको बनाते समय हम किस तरह से चीजों को डिजाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक अ रोड मैप, it is an operating document. Project report is an operating document. What information and how much information it contains depends upon the size of the enterprise. किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है ये डिपेंड करता है उस एंटरप्राइज के टाइप पे और उसके साइज पे, एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोडक्शन। सो द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन divides the process of project development into 8 distinct and sequential stages as below. जो फॉर्मुलेशन है प्रोजेक्ट का, मतलब आपको प्रोजेक्ट को किस तरह से फॉर्मुलेट करना है। अभी तो आपने अपने सिर्फ एक थ्योरेटिकल अप्रोच दे दिया कि हमारे पास इतना मैन पावर होना चाहिए, ये रॉ मटेरियल होना चाहिए, इसके इस क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो बेसिकली फॉर्मुलेशन है, यानी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब आप स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं, फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं उन चीजों को। मतलब आपने जिससे पहले जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स की बात हमने किया था, ये इनिशियल स्टेप था, मेजर स्टेप हमारा अब यहाँ स्टार्ट हो है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली जो मेन पॉइंट्स हैं
आपको जनरल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, मार्केट पोटेंशियल, कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, assessment of working capital requirement, other financial aspects, economical and social variance, project implementation. तो जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो जनरल इंफॉर्मेशन में जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो प्रमोटर्स है, उसका 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 बायोडाटा हमें चाहिए होता है, इंडस्ट्री का प्रोफाइल चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें हम जनरल इंफॉर्मेशन में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हमें अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए किस टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, किस टाइप के लेबर स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए हमने ऊपर भी की है, लेकिन वो एक इनिशियल स्टेप है, ये हमारा मेजर स्टेप है। यूटिलिटीज क्या क्या चाहिए, पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए, वाटर चाहिए, स्टीम चाहिए, गैसेस चाहिए, ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, अदर कॉमन फैसिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जो है हमारी रॉ बेसिकली इसमें यूटिलिटीज के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल को समझने के लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मार्केट की स्ट्रेटजी को समझना बहुत जरूरी होता है। आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल किसी प्रोडक्ट का जो सेल कर देते हैं, उसको सेल करने के बाद अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी सर्विस के रिगार्डिंग आप क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है। कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, वही जो अभी मैंने बताया आपको कि लैंड परचेज करना है, बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी लगानी है, मैन पावर हायर करने हैं और रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो इन सब के लिए जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर आएगा वो हमारा जो भी कॉस्ट आएगा, कैपिटल कॉस्ट, वो सारी चीजें हमें यहाँ एक्सप्लेन करनी होती हैं। जैसे यहाँ कह रहा है एन एस्टिमेट्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल आइटम्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, margin of working capital should be given in the project report. Assessment of working capital, जो आपका वर्किंग कैपिटल अभी देखिए दो चीजें बता, हम बार मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, एक तो इंडस्ट्री को लगाने का खर्चा और इंडस्ट्री को चलाने का खर्चा। जो चलाने वाला खर्चा होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इट विल रिड्यूस द ऑब्जेक्शन फ्रॉम बैंकर साइड, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इट्स सोर्स ऑफ सप्लाई शुड क्लियर बी मेंशन। इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल आप कैसे मैनेज करेंगे, ये आपको अपने रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करना होता है। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी मैंने थोड़ी पहले आपको बताया था। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली कि F by S minus A, where F equal to fixed cost, S equal to selling price और V हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मींस वो कॉस्ट जिसपे जितना कंपनी का एक्सपेंडिचर आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जितना कंपनी का एक्सपेंडिचर आ रहा है। और सेलिंग कॉस्ट में जिस रेट में कंपनी बेचना चाहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस अकर्ड हो गई है मार्केट की, ठीक है, ऐसी क्राइसिस आ गई मार्केट में जिसकी वजह से कंपनी को अपने उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है कुछ डिक्रीज करना पड़ा, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो जितने में 10 रुपए में बेचना चाहती थी, ठीक है, लेकिन 4 रुपए कम कर दिया, तो बेचा कितने में, 6 रुपए में, और लागत कितनी आई थी, 6 रुपए की। तो क्या हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इकोनॉमिकल एंड सोशल वेरिएबल्स, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इकोनॉमिकल सोशल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो जब भी कोई भी एंटरप्राइज सेटअप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब वो सोसाइटी में लोगों को रोजगार देगा, ठीक है, सोसाइटी में वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा, तो कहीं ना कहीं उससे उस सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट होता है। तो जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, लोगों का डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं कंट्री का भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये वही कह रहा है कि जो इंटरप्राइज हम सेटअप करने जा रहे हैं, उस इंटरप्राइज की वजह से हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल फैक्टर पे और वहाँ के सोशल फैक्टर पे, जो सोशल वेरिएबल्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे सोशल वेरिएबल्स, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो कितने लोगों को रोजगार दे सकती है इंडस्ट्री, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये इस इंडस्ट्री की वजह से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनका हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंसलरेशन, मतलब इस कंपनी की वजह से ऐसी कितनी सारी
कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां, जिसकी वजह से उनके उनके प्रोडक्शन मटेरियल को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये किन किन एंसेलरीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स, ये इंडस्ट्री किस लेवल तक एक्सपोर्टेशन कर सकती है अदर कंट्रीज के लिए। लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लोकल मार्केट में अवेलेबल जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्स अवेलेबल है, किस लेवल तक उनको यूटिलाइज कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, उस इंडस्ट्रीज की वजह से उस एरिया में के डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ये सारी चीजें जो हमारी इकोनॉमिकल एंड सोशल वेरिएबल्स हैं, जो कि डिपेंड करती हैं इस पे कि उस कंपनी की वजह से और उस एंटरप्राइज की वजह से उस स्पेसिफिक लोकेशन के इकोनॉमिकल और सोशल वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए वेरिएबल्स जो है यहाँ सारी चीजें ये बता दी गई, ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स पे क्या चीजें प्लस होंगी, क्या चीजें माइनस होंगी बाई डेट एंटरप्राइज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास एक पूरा प्रॉपर एक टाइम शेड्यूल होनी चाहिए। जैसे कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट इस डेट में करेंगे, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन इस डेट तक कंप्लीट करेंगे, मशीनरी इस डेट तक परचेज कर लेंगे, मशीनरीज को इस डेट तक सेट कर देंगे, मैन पावर को इस डेट में हायर कर लेंगे, उसके बाद हम सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, इस डेट में हमारे जो पूरा टेस्टिंग प्रोसेस है इंडस्ट्री का वो हम सब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन हम इस डेट में स्टार्ट कर देंगे, और जो प्रोडक्शन मटेरियल है उसको इस डेट तक मार्केट में हम लॉन्च कर देंगे। तो ये जो पूरा प्लान आउट है, एक टाइम लाइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो टाइमलाइन है यही इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको आप एक टाइम टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम PERT एंड CPM यूज करते हैं, ये आगे के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा। तो ये था हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो फॉर्मुलेशन है कि किस तरह से हमें अपने प्रोजेक्ट को सेट करना है। तो जो इनिशियल स्टेप अभी हमने यहाँ पढ़ा था, कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन अभी हमने नीचे देखा। तो ये आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया।